इस बात से तो आप सभी अवेयर हैं कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड एग नहीं करते हैं। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो वहाँ पे गैमेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि स्पर्म और एग। अरे जब उनका फ्यूज़न होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, राइट। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये स्पर्म और एग हमारी बॉडी में आ कैसे जाते हैं, ये कहाँ पर और कैसे बनते हैं, एंड ये किस एज में बनना स्टार्ट होते हैं, और स्पर्म को कैसे पता चलता है कि एग के पास जाके उसे फर्टिलाइज करना है। तो चलिए आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें समझने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है और ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, एक्सेसरी डक्ट होंगे एंड ऑब्वियसली मेल ग्लैंड्स भी होंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो टेस्टिस होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी एंड ये स्क्रोटम जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये टेस्टिस प्रेजेंट रहती हैं। अब यहाँ पे स्क्रोटम का काम क्या होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म के लिए ये जो स्क्रोटम होता है ये लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये जो टेस्टिस होता है इसमें छोटे छोटे लगभग 250 कंपार्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। जो कंपार्टमेंट है जो टेस्टिस में प्रेजेंट है इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इन्हीं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जहाँ पे स्पर्म आगे जाके बनेगा। ठीक है, तो टेस्टिस था, टेस्टिस में अलग अलग 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे। इन्हीं कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। इन्हीं में एक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उन्हीं ट्यूब्यूल में आगे जाके स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रखा है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हीं में आगे जाके स्पर्म बनेगा। ये देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे देखिए जो आपको रेड कलर का ये जो स्पेस दिख रहा है इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इन्हें कहेंगे लेडिग सेल्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल, इन सेल का क्या काम होता है, ये एंड्रोजन को रिलीज करने में हेल्प करता है जिसकी मदद से स्पर्म फॉर्मेशन होती है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह की सेल्स और देखने को मिलती है। एक आएगा सर्टोली सेल्स और एक आएगा मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स का क्या काम होगा, ये स्पर्मेटोगोनिया भी इसको कहेंगे, जिससे आगे चल के स्पर्म बनेगा। और यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल का क्या काम होता है, ये जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये जो पीनस होता है ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का। यहाँ पे देखिए ये जो है इसको कहेंगे पीनस। इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो उसको इंसेमिनेशन के टाइम पे इसको इरेक्ट करने में हेल्प करती है। अब ये जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं यहाँ पे एक तरह का और ग्लैंड देखने को मिलता है जिसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस ग्लैंड का क्या काम होता है, ये पीनस को लुब्रिकेट करने के काम आता है जिससे कि जो कोपुलेशन है वो इजीली हो सके, या फिर मैं कहूँ कि इंटरकोर्स है वो इजीली हो सके। तो ये पीनस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख लिया। टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी कि उसके कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आगे चल के स्पर्म बनेगा। ये सब हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये भी पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है और इसमें क्या क्या होता है, एक ओविडक्ट का पेयर होता है, यूटेरस होती है, सर्विक्स होता है, एक वेजाइना और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे देखिए
ये कुछ इस तरह का देखने को आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक पेयर ऑफ ओवरी आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे है ये 1 और ये 2। यहाँ पे एक पेयर ऑफ ओवरी देखने को मिलता है, इसे कहेंगे हम फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो ओवरीज होती हैं ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो आगे चल के एग बनाती है, और यहाँ पे एक टाइम में एक ही एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये ओवरीज लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, एक ओवरी इधर होगी और एक ओवरी इधर प्रेजेंट होती है। ये ओवरी के ऊपर यहाँ पे मैंने बताया कि फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है और इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ये फेलोपियन ट्यूब है, इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ये ओवरी के पास में इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है, इसी के आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिसे कहते हैं फिम्ब्रे। इन फिम्ब्रे का क्या काम होता है, जब यहाँ से एक मैच्योर एग रिलीज होगा तो ये फिम्ब्रे इन्हें कलेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पे सिंगल यूटेरस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम वूम्ब भी बोलते हैं। यहाँ पे जब एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यूटेरस में ही आगे जाके डेवलप होता है। एंड यूटेरस का जो शेप होता है ये इन्वर्टेड पीयर की तरह होता है, और ये जो यूटेरस है ये आगे वेजाइना में जाके ओपन होती है सर्विक्स के थ्रू। यहाँ पे देखिए ये सर्विक्स है और इसके थ्रू यहाँ पे जाके ये वेजाइना में ओपन होती है यूटेरस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो यूटेरस होती है इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज एंडोमेट्रियम, जो अंदर की लेयर होती है। जो बीच वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम। जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो एंडोमेट्रियम वाली लेयर, जो कि अंदर वाली लेयर होती है, उसी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये जो वेजाइना होती है यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हाइमन। यहाँ पे वेजाइना जो होती है यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हाइमन, और ये कभी कभी या तो फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ब्रेक हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक साइकिलिंग से, हॉर्स राइडिंग से या ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होने से भी हाइमन टूट जाती है। तो इसका किसी भी वर्जिनिटी से कनेक्शन नहीं होता है। ये एक मिथ होता है कि जहाँ पे हाइमन प्रेजेंट होती है इसका मतलब वो वर्जिन है, जहाँ पे हाइमन प्रेजेंट नहीं हो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। हाइमन कभी कभी स्पोर्ट्स से, साइकिलिंग से या फिर हॉर्स राइडिंग से भी ब्रेक हो सकती है। अब ये जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है जिसे ब्रेस्ट कहते हैं, और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड कुछ फैट भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कुछ एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, तो उनका काम क्या होता है कि ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, और ये आगे जाके यहाँ पे जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें ओपन होगी। तो ये ट्यूब्यूल हैं ये मेमोरी डक्ट से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड रहती है। फिर आगे चल के जो लैक्टिफेरस डक्ट है यहाँ से मिल्क सक आउट हो जाएगा। तो अभी हमने मेन स्ट्रक्चर देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। अब यहीं पे जो अपने गैमेट्स हैं वो यहीं पे बनते हैं। मेल जो पार्ट है वहाँ पे स्पर्म बनता है, और जो फीमेल पार्ट है वहाँ पे आगे जाके ओवम बनेगा। तो चलिए अभी हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। जो गैमेट बनने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसी को नाम दे दिया जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब हो गया गैमेट, और जेनेसिस का मतलब होता है उसकी प्रोसेस। तो जो गैमेट कैसे बनते हैं इसकी प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो जो मेल्स में टेस्टिस था वो क्या था, वो बनाएगा स्पर्म, और जो फीमेल में जो ओवरीज प्रेजेंट थी, एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट थी, वो बनाएगा ओवम या फिर एग। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख रहे हैं आप स्पर्म, और ये है एग। तो अभी हम इसकी एक एक करके हम इसके प्रोसेस को समझेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एग कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्म की। अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस में। ठीक है, जहाँ पे आगे जाके स्पर्म बनेगा। तो वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट थी, मेल जर्म सेल और इंटरस्टिशियल सेल।
तो जो मेल जर्म सेल थी इन्हें ही नाम दे दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है टीनेज के टाइम पे, तो क्या होगा, ये जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है ये शुरू हो जाती है। कैसे, अब यहाँ पे कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सेल्स प्रेजेंट थी उसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये मेल जर्म सेल्स होती हैं। इसमें क्या होगा, ये माइटोटिकली डिवाइड होंगी और क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, उसके बाद दोबारा से एक मियोटिक डिवीजन होगा जहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी और क्रोमोसोम का नंबर मियोटिक में हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। इसके बाद होगा पहला मियोटिक डिवीजन, एंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी जहाँ पे सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और इसके बाद स्पर्मेटिड्स यहाँ पे बन जाएंगी। अब यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगी जो कि हैप्लॉइड होती हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स होती हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और यहाँ पे 4 इक्वल जो हैप्लॉइड है वो स्पर्मेटिड्स यहाँ पे बन जाएंगी। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आगे जाके किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म में। एक प्रोसेस होती है, इसको नाम दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमें मैच्योर स्पर्म यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे कुछ गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन है उनका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, तो उसकी वजह से इन्हें सिग्नल मिलता है। और यहाँ पे अभी हम जो मैच्योर स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है स्पर्म, मैच्योर स्पर्म। इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे कहेंगे हम हेड, जो बीच वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं नेक, और जो ये लंबा सा आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसे क्या देते हैं, टेल। ये जो हेड है यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में ये है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड जो आगे इसकी जो स्पर्म की जो टिप होती है, हेड के ऊपर जो आगे की तरफ टिप होती है वहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक्रोसोम होता है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आगे चल के ओवा के साथ या फिर एग के साथ बॉन्ड करने में इसे हेल्प मिलती है। ये जो एंजाइम होते हैं ये एग की लेयर को ब्रेक करेगा और एग में आगे जाके एंटर कर जाएगा। अब ये जो मिडल पीस था यहाँ पे जिसको हम नेक के पास वाला जो स्ट्रक्चर कह रहे थे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि टेल को स्विम करने में हेल्प करता है, इसे इतनी एनर्जी दे देता है कि जो स्विम करके इजीली एग तक पहुंच सके। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें एक टाइम पे या फिर एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एक्टिव हो। उसमें लगभग जो 60% होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए, 40% होते हैं उसमें अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ह्यूमन होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करते हैं। अब इनमें से कोई एक स्पर्म ही जाके एग के साथ फ्यूज़ करेगा। अब स्पर्म के साथ एक और लिक्विड या फिर मैं कहूँ म्यूकस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को ही कंबाइनली सीमन कह दिया जाता है। मैं कहूँ स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, इसे ही सीमन कहा जाता है। तो खाली स्पर्म नहीं रिलीज होते, स्पर्म के साथ में एक लिक्विड और निकलता है जिसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और इसे कंबाइनली सीमन नाम दे दिया जाता है। वे जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है या फिर मेल ग्लैंड्स है, इन्हें कंट्रोल कौन करता है, इन्हें कंट्रोल करता है टेस्टिक्युलर ग्लैंड जो है एंड्रोजन। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ आ गया। सबसे ऊपर था ये हेड, उसके बाद में बीच में जो
नेक वाला एरिया प्रेजेंट है और लास्ट में यहाँ पे इसको बोलेंगे टेल। टेल है ये स्विम करने के काम करती है। जो हेड की टिप है जहाँ पे एक्रोसोम था, ये इसको एग के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, यानी कि स्पर्म कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे कि एग कैसे बनता है, फीमेल में एग कैसे बनेगा। तो एग बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं oogenesis। अभी जो oogenesis है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ही अलग है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो मदर सेल होती है जिसे oogonia नाम दिया जाता है, ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती है वहीं से ये फीमेल में प्रेजेंट होती है। यानी कि ये जो मदर सेल है ये पहले से ही फीमेल में प्रेजेंट होती है, यानी कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये प्रेजेंट होती है। और बर्थ के बाद कोई भी oogonia का नंबर ऐड नहीं होता है, ठीक है। जो बनना होता है, जितने oogonia या मदर सेल बननी होते हैं वो बर्थ से पहले ही बन जाती हैं। एंड उसके बाद सेल डिवीज़न होता है और ये प्राइमरी oocyte बनाता है। तो ये यहाँ पे आके इस स्टेज पे ये अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो oogonia थी मदर सेल, उसके बाद डिवीज़न हुआ, डिवीज़न के बाद प्राइमरी oocyte बना और यहाँ पे ये स्टेज पे आके ये अरेस्ट हो जाती है, लेकिन टेम्पोररली अरेस्ट होती है वो। उसके बाद जब प्यूबर्टी का टाइम होता है तो दोबारा से वो कुछ गोनेडोट्रोपिन जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो फीमेल्स में हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका लेवल इंक्रीज होने लगेगा, बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगेंगे, जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी oocyte थी इसमें मियोटिकली डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्राइमरी oocyte आगे चल के सेकेंडरी oocyte बनाएगा। अब ये जो बर्थ से प्यूबर्टी के बीच का टाइम था, अब यहाँ पे बहुत सारे oocyte हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और ओनली 60,000 to 80,000 जो फॉलिकल्स होते हैं सिर्फ वो ही बचते हैं। अभी जो प्राइमरी oocyte था जिसमें मियोटिक डिवीज़न हो रहा था, इसमें अनइक्वल डिवीज़न होता है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, एक तो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, उसमें कुछ छोटी छोटी पोलर बॉडीज भी देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे चल के ओवम या फिर एग बनाएगा एंड फिर से एक बार और पोलर बॉडीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो oogonia था वो बर्थ के टाइम से ही फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये एक डिवीज़न करके प्राइमरी oocyte स्टेज होती है, वहाँ पे आके अरेस्ट हो जाता है, टेम्पोररली अरेस्ट होता है। उसके बाद जब प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तब ये प्राइमरी जो oocyte है इसका कुछ नंबर तो जनरेट हो जाता है और ओनली 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स दोनों ओवरीज, हर एक ओवरीज में देखने को मिलता है। तो जो प्राइमरी oocyte था ये अनइक्वली डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और पोलर बॉडी बनाएगा। उसके बाद दोबारा से डिवीज़न होगा और ये सेकेंडरी oocyte है ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से एक और पोलर सेकेंड बॉडी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक मैच्योर एग बन जाता है। यहाँ पे ये ओवरी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें अगर हम दोबारा से देखें तो ये देखें, यहाँ पे था प्राइमरी फॉलिकल बना था, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके कुछ और सेल से सराउंडेड हो जाएगा और इसी को कह देते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल था ये आगे जाके टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और इसमें कुछ फ्लूइड फील्ड सेल हमें देखने को मिलती है जिसे कहते हैं एंट्रम। ये देखिए टर्शरी फॉलिकल में यहाँ पे बीच में कुछ सेल्स देखने को मिलती है जिसे कहते हैं एंट्रम। अब यही वो स्टेज है जहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है जो कि टर्शरी फॉलिकल में प्रेजेंट है, ये साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यही अनइक्वल डिवीज़न करके क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा। अभी जो टर्शरी फॉलिकल था ये आगे चल के मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होगा और ये जो सेकेंडरी oocyte था, यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte बना था ये अपनी तरफ चारों तरफ एक और नई लेयर बनाना शुरू करेगा जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जो एग के चारों तरफ भी देखने को मिलती है। जब हम मैच्योर एग देखेंगे तो उसके चारों तरफ भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जो होती है जोना पेल्यूसिडा और उसी लेयर को हटा के स्पर्म एग में एंटर करता है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये आगे जाके रप्चर हो जाएगा और रप्चर होके जो एग है उसको रिलीज कर देगा
और ये जो रप्चर होता है जो एग ग्राफियन फॉलिकल से, एक मैच्योर एग जो रप्चर होकर बाहर निकलता है, इसी स्टेज को नाम दे दिया जाता है ओव्यूलेशन। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस था, ये देखिए एक बार फिर से अगर मैं बात करूं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसमें एक सेल से 4 स्पर्म बन रहे थे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेल से सिर्फ एक ही ओवम बनता है, यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही ओवम बनता है। इसीलिए जो स्पर्म का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, और जो एग होता है उसका नंबर सिर्फ एक ही होता है, यानी कि एक ओव्यूलेशन के टाइम पे सिर्फ एक ही मैच्योर एग रिलीज होता है। अब यहाँ पे जब ओव्यूलेशन की बात हो रही है तो एक और टर्म आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये गर्ल्स में टीनेज के टाइम पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे कहते हैं मेनार्क। जो गर्ल्स में लाइफ में फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे एक टर्म दे दी जाती है जिसे कहते हैं मेनार्क। अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कैसे है, इसमें जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो आती कहाँ से है, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है वो हमने पीछे बात की थी, यूट्रस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये देखिए यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने की वजह से, यानी कि ये जो यहाँ पे जो लेयर बन रही थी ये वाली, ये टूट जाती है, और टूट के इसकी जो सेल्स हैं, कुछ ब्लड वेसल्स हैं, वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कह दिया जाता है। अभी जो एंडोमेट्रियम लेयर थी ये बनी क्यों थी, अब देखिए, ये लेयर इसलिए बनती है कि जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो अगर वो आगे जाके स्पर्म के साथ वो एग फर्टिलाइज हो तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यहाँ पे इस वोम्ब में आके डेवलप होता है, यहाँ पे आके वो एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसको एक इन्वायरमेंट देने के लिए एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे इकट्ठी होती है। और जब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि वो फ्यूज़ नहीं होते और एम्ब्रियो नहीं बनता, तो ये लेयर है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्रेक हो जाती है, और वजाइना के थ्रू इसका जो मटेरियल है या फिर कुछ ब्लड वेसल्स के साथ ये बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कह दिया जाता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लगभग 28 to 29 डेज में रिपीट होता है, एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू रहता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन अभी मैंने बताया कि ये लगभग 28 to 29 डेज में रिपीट होता है, और इसका जो फ्लो है वो 3 to 5 डेज तक रहता है। एंड ये एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी यूटेरस में जो प्रेजेंट थी उसके टूटने की वजह से ये स्टार्ट होता है, यानी कि जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनका फ्यूज़न नहीं होता, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। अब यहाँ पे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। मैंने कहा कि इनके पीछे हॉर्मोन्स का रोल होता है, या जो यूटेरस में और ओवरी में कुछ चेंजेस आते हैं वो ओवेरियन जो हॉर्मोन्स होते हैं या पिट्यूटरी हॉर्मोन्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं जो LH, FSH और LH हार्मोन है इनका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है बॉडी में, ठीक है। इसे कह देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इनका लेवल धीरे धीरे बॉडी में इंक्रीज होने लगेगा। ये जो FSH और LH है इनका लेवल लगभग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 14th डे पे इनका लेवल पीक पे होता है, और इसी टाइम पे क्या होगा, ये जो मैच्योर फॉलिकल बना था, जब ये हार्मोन्स LH और FSH पीक पे जाएंगे तो जो मैच्योर फॉलिकल था, जो ग्राफियन फॉलिकल था, वो रप्चर हो जाएगा, रप्चर होके एग बाहर निकल जाएगा, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो लगभग 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है। भी ओव्यूलेशन के बाद अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो फ्यूज़न होगा और आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, एंड अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता तो अगेन वो वाली प्रोसेस दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो इसका मतलब समझा जाता है कि फीमेल या तो प्रेग्नेंट है, या फिर आजकल स्ट्रेस की वजह से या पुअर हेल्थ की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आजकल एक और मैं कहूँ कि एक और टर्म आ रही है फीमेल में,
जो लगभग बहुत सारी लड़कियों में देखने को मिलती है, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसे डिजीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें गड़बड़ी देखने को मिलती है, या फिर वो टाइम पे नहीं आते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स में लगभग 50 साल की उम्र तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ थी वो फीमेल में सिर्फ 50 की एज तक देखने को मिलती है, और जो फीमेल में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे कहते हैं मेनोपॉज। जैसे कि जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था उसे नाम दिया गया था मेनार्क, और जो फीमेल में जो एक लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे नाम दे दिया जाता है मेनोपॉज। यानी मेनोपॉज के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं। आई होप अभी तक आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, अभी मैंने कहा कि अगर स्पर्म और एग का फ्यूज़न हो जाता है तो वो आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ठीक है, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए, जब इंसेमिनेशन हुआ यानी कि कॉपुलेशन हुआ था तो सीमन रिलीज हुआ था जिसमें स्पर्म प्रेजेंट थे, और वो पेनिस के थ्रू वेजाइना में इंसर्ट होता है, जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं। अब ये जो स्पर्म थे इनमें टेल प्रेजेंट होती है जो उसे मूवमेंट का काम करती है। तो ये स्पर्म क्या करेंगे, ये स्विम करके एग तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। अब इतने सारे स्पर्म में सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो एग के साथ फ्यूज करेगा। तो ये स्पर्म है वो जल्दी से स्विम करेंगे सर्विक्स के थ्रू, अंदर यूट्रस में जाएंगे और फिलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन में जाके वो पहुंच जाएंगे। अब वहीं पे जो एग था, एग रिलीज होके, हमने बात की थी फिम्ब्रे के थ्रू, फिम्ब्रे एग को कैप्चर करता है, जो फिलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ओवरी है, यहाँ पे फिम्ब्रे प्रेजेंट थे। अब यहाँ से जब वो एग रिलीज होगा तो वो फिम्ब्रे थे वो उसको कलेक्ट करेंगे, और वो जो फेलोपियन ट्यूब थे उसके एम्पुलरी रीजन में जाके एग रिलीज हो जाएगा, और वहीं पे जो स्पर्म था, स्पर्म भी आके एम्पुलरी रीजन में एग के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जो एम्पुलरी रीजन था, जो फेलोपियन ट्यूब थी, वहीं पे जाके जो फ्यूज़न होगा, जो फेलोपियन ट्यूब थी वहीं पे जाके एग और स्पर्म का फ्यूज़न होगा। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे बीच में ये ओवा है और इसके चारों तरफ ये जोना पेलुसिडा लेयर प्रेजेंट होती है, और जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब ये जो स्पर्म था इसके हेड में हमने कहा था कि हेड की टिप थी, इस पे एक्रोजोम प्रेजेंट थे, और वो एक्रोजोम में कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है जो ये जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा है इसके लेयर को ब्रेक करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये स्पर्म आया, इसमें से आप ये एक ही स्पर्म है जो यहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है। तो इसमें जो इसके हेड में जो एक्रोजोम लेयर थी उसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट थे, वो एंजाइम इसको ब्रेक करने का काम करेगा, और जो हेड में जो मटेरियल था, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो इसके साथ आके बाइंड हो जाएगा, और इसी को फर्टिलाइजेशन नाम दे दिया जाता है। ये देखिए, ये एग था, यहाँ से एग रिलीज हुआ, यहाँ पे पहुंचा। जो स्पर्म थे वो भी जो स्पर्म थे वो यहाँ से यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आए और ये एम्पुलरी रीजन पर पहुंच गए। ये एग और ये स्पर्म, इनका फ्यूज़न हो गया, उसके बाद ये डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूज़न होके ये क्या बनाया, ये जाइगोट बनाएगा, और इसमें डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्लीवेज होते होते धीरे धीरे ये यूट्रस की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका जो फ्यूज़न था वो हुआ था फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में, लेकिन जो धीरे धीरे करके जो क्लीवेज के साथ इसका सेल का मूवमेंट भी यूट्रस की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे देखिए डिवीज़न होगा, डिवीज़न होके 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से फिर 8 और 16 सेल की स्टेज आई जिसे नाम दे दिया जाता है मोरुला, ठीक है। 8 और 16 सेल जो स्टेज आई थी इसे नाम दे दिया जाता है मोरुला।
मोरुला है ये कंटिन्यूसली डिवाइड होना स्टार्ट होगा, ये मोरुला लगातार डिवाइड करेगा एंड ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा लगातार डिवाइड होके, एंड ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट होते होते ये यूटेरस में पहुंच जाएगा और इसमें ब्लास्टोसिस्ट में ये ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल थे इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब इसमें कुछ सेल तो इसकी पेरिफेरी पे आके इकट्ठा हो जाएंगे जिसे कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर की सेल्स थी इसे कहेंगे हम ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर की सेल थी इन्हें कह दिया जाता है ICM यानी कि इनर सेल मास, ये अंदर की तरफ होगा। अब ये जो अंदर वाली जो सेल थी यानी कि ये जो इनर सेल मास है, यही सेल्स आगे चल के टिश्यू बनाएंगे और सारे के सारे एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे। ट्रोफोब्लास्ट तो आगे जाके जो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लेयर थी इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है, यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर है ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये तो आगे जाके एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगी, और जो इनर सेल मास बच गया ये आगे जाके एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट था ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम जो लेयर थी उसमें इम्बेड हो जाएगा, ठीक है, इसमें आके चिपक जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यही प्रेगनेंसी को आगे जाके लीड करेगा। ठीक है, तो समझ आ गया कि कौन कौन से डिवीज़न होते हैं और किस स्टेज को क्या कहा जाता है। सबसे पहले एग था, एग के साथ स्पर्म आया, एक स्पर्म का फ्यूज़न हुआ एंड उसका जो हेड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो एग के अंदर चला गया। अब आगे चल के वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, और ये जो 8 से 16 सेल बनी थी इसी स्टेज को कहा जाता है मोरुला स्टेज। अभी इसमें आगे फर्दर डिवीज़न होता रहेगा और ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज आ जाएगी। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसमें बाहर की तरफ कुछ सेल्स आके इकट्ठा हो जाएंगे पेरिफेरी पे जिसे कहेंगे ट्रोफोप्लास्ट। अंदर की तरफ एक सेल का मास है वो इकट्ठा हो जाएगा जिसे कहेंगे इनर सेल मास। अभी जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो यहाँ पे यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लेयर थी उसके साथ इम्बेड हो जाएगा, उसके चिपक जाएगा, और जो अंदर की जो सेल्स थी वो एम्ब्रियो में आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये वाली जो स्टेज थी इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन, और यही प्रेगनेंसी को लीड करता है। अब देखते हैं कि जब उनका फ्यूज़न हो गया था, प्रेगनेंसी हो गई थी, उसमें कौन कौन से चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, जब वो यूटेरस की एंडोमेट्रियम से वो ब्लास्टोसिस्ट था वो चिपक गया, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी जो बाहर की लेयर थी इसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं जिसे कहते हैं कोरियोनिक विलाय। यूटेरिन टिश्यू से या फिर मैटरनल ब्लड से घिरी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे मैटरनल ब्लड होता है या फिर यूटेरिन टिश्यूज होती हैं उससे सराउंडेड रहती है। अब ये जो कोरियोनिक विलाय थी और ये जो यूटेरिन टिश्यूज थी ये इंटीग्रेट हो जाएगी और इंटीग्रेट होके एक स्ट्रक्चर बनाएगी जो कि मदर को और जो एम्ब्रियो था उसको कनेक्ट करके रखता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का क्या काम होता है, एक तो एम्ब्रियो जो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर भी लेके जाता है, और जो फूड मटेरियल होता है जो उसको चाहिए सप्लीमेंट वो एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम भी करता है। ये प्लेसेंटा है, ये एम्ब्रियो के जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, यहाँ पे देखिए ये जो प्लेसेंटा है ये एम्ब्रियो के अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर भी लेके जाता है, और जो फूड मटेरियल है जो सप्लीमेंट इसको चाहिए वो एम्ब्रियो तक पहुँचाने का काम भी करता है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्स, इन सभी का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये क्यों बढ़ता है, ताकि जो फीटल ग्रोथ है या फिर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ना ज़रूरी होता है। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ था यानी कि जो एंडोमेट्रियल जो लेयर थी उससे वो जो ब्लास्टोसिस्ट आके चिपक गया था, एम्बेड हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये सेल्स धीरे धीरे
डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये 3 तरह की एम्ब्रियो, ये 3 तरह की सेल्स बनाती है। जो इनर सेल मास थी, जो अंदर की जो सेल्स प्रेजेंट थी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, ये देखिए यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट बना था, इसमें ये जो अंदर की सेल थी ये धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट होगी और 3 तरह की सेल बनाएंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही तीनों वो सेल्स हैं जो आगे चल के एम्ब्रियो के पूरे बॉडी पार्ट्स को बनाने में हेल्प करती हैं। जितने भी एम्ब्रियो के ऑर्गन्स, टिश्यूज होंगे उसे बनाने में ये तीनों लेयर्स हेल्प करेंगे। अभी जो प्रेगनेंसी है ये ह्यूमन में 9 मंथ तक रहती है, कंटिन्यू रहती है। और उस 9 मंथ में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। जैसे ही एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो यूटेरस में कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ सीवियर तरह का पेन होता है उस टाइम पे, और वो इंडिकेशन होता है कि अभी बेबी डिलीवर होने वाला है, यानी कि चाइल्ड बर्थ होने वाला है। और इसी प्रोसेस को, जो एम्ब्रियो, ये जो फीटस का जो डिलीवरी का टाइम होता है, इसी प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। और इस पार्चुरेशन का सिग्नल कैसे मिलता है? फीटस है वो, इसका मतलब है कि जो फीटस है वो अच्छी तरह से डेवलप हो गया है, तो जो प्लेसेंटा है वो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करती है, थोड़ा बहुत यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये क्या करेगा, ये जो प्लेसेंटा की वजह से थोड़ा बहुत ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ये इससे क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन था उसको ट्रिगर करेगा। इसकी वजह से जो ऑक्सीटोसिन था वो ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन था ये यूटेरिन मसल्स पे भी काम करेगा और ज़्यादा यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। एंड इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी था ये एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो बेबी है वो यूटेरस से बाहर निकल जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल। अब इसी टाइम पे जो मेमोरी ग्लैंड्स थी उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल्स में, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में। इसमें फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम में जो मेमोरी ग्लैंड था वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। यानी कि जो चाइल्ड फीटस को डिलीवर करने की प्रोसेस थी उसे नाम दिया जाता है पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ था उसे कहते हैं लैक्टेशन। ये मिल्क जो बेबी हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो जो पहला जो मिल्क निकलता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद जो पहला दूध, माँ का दूध जिसको बोलते हैं, देखने को मिलता है, वो येलो कलर का होता है, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। जो पहला दूध निकलेगा उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। और यही कहते हैं कि कोलेस्ट्रम बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो उसको डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करवाती हैं। तो ये इतना ही चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से हम इसको रिकॉल करते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके बाद हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ओवरीज के हमने सारी इवेंट देखी थी। उसके बाद हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में देखा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा कि स्पर्म कैसे बनता है। उसके बाद हमने oogenesis पढ़ा, यानी कि एग कैसे बनता है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। यानी कि मेल में जो स्पर्म का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है एक बार में, और जो फीमेल में जो एग बनता है वो एक बार में एक ही एग रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, यानी कि जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं तो कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं वो सब हमने देख लिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया हमने कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमने देखा कि जब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, इसका मतलब प्रेगनेंसी होती है, और तो उसको हमने डिटेल में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी इवेंट्स, कौन कौन से डिवीज़न होते हैं, और इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और यूटेरस में एम्बेड हो जाता है। उसके बाद ये प्रेगनेंसी को लीड करेगा। उसके बाद पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, यानी कि जब वो एम्ब्रियो फुली डेवलप होके जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी फीटस की तो उसे पार्चुरेशन, और उसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड से जो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, जो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गए थे, उसे हम लैक्टेशन कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।
And thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe my channel for more.